जय श्री राम। तो बच्चों, आज हम लोग 12वीं फिजिक्स अध्याय 2 वैद्युत विभव एवं धारिता का लेक्चर नंबर 8 या कहीं आखिरी लेक्चर, आखिरी टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। दो प्रकार के संयोजन फेमस हमारे सिलेबस में, उसी को हम पढ़ेंगे। पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। अब बात आती है इसकी जरूरत क्या है। क्या होगा, एक से अधिक संधारित्र को अपन रखेंगे। अब प्रत्येक संधारित्र की कुछ ना कुछ धारिताएं होती हैं और उनका कुल धारिता अपन निकालेंगे। तुल्य धारिता भी इसे कहते हैं। क्या करेंगे, एक से ज्यादा संधारित्रों को रखेंगे श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। दो कंडीशन है। अब प्रत्येक संधारित्र की कुछ ना कुछ धारिताएं होती हैं और प्रत्येक संधारित्र की धारिता को जोड़ देंगे, आ जाएगी कुल धारिता। तो कुल धारिता के लिए या तुल्य धारिता भी कहते हैं। कुल कहिए या तुल्य कहिए, एक ही बात है ना। तो तुल्य धारिता के लिए व्यंजक आता है, तो वो हम ज्ञात करेंगे। अब बात आती है भैया इसकी जरूरत क्या है। क्या होता है, प्रायोगिक कार्यों के लिए इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। कैसे, संधारित्र की कुछ धारिता होती है, अगर मुझे धारिता कम करना हो या बढ़ाना हो, तब संयोजन का प्रयोग किया जाता है। हाँ, आपके पास संधारित्र है, उसकी कुछ धारिता होगी, अगर मुझे उसकी धारिता को कम करना हो तो श्रेणी क्रम संयोजन कर दीजिए। अगर आपके पास संधारित्र है, उसकी कुछ धारिता होगी, धारिता को बढ़ाना हो तो आप समांतर क्रम संयोजन कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, असल में संयोजन का मतलब ये होता है, इसका जो उपयोग होता है, तुल्य धारिता यानी कुल धारिता को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। तो चलिए हेडिंग डालिएगा आप लोग, संधारित्रों का संयोजन। अब पहला हेडिंग है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, तो इसमें 3 संधारित्र लेंगे और संधारित्र चित्र में ऐसे बना रहा हूं, है ना। अब पूरा वैसे नहीं बनाना है, इतने में अपना काम हो जाएगा। तो ये पहला संधारित्र हो गया, ये पहला संधारित्र हो गया, ये आपका दूसरा संधारित्र हो गया। असंधारित्र पता है ना, समांतर, दो समांतर प्लेटें होती हैं, दो समांतर प्लेटें, ये एक संधारित्र हो गया। फिर अगला दो समांतर प्लेट, ये दूसरा संधारित्र हो गया। फिर अगला दो समांतर प्लेट, ये तीसरा संधारित्र हो गया। ये तीसरा संधारित्र हो गया। मैंने मान लिया भैया इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है। प्रत्येक की धारिता समान भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और अभी देखिए, अभी क्या शुरुआती कंडीशन है, हम लोग क्या संयोजन सेटिंग कर रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं। अभी सभी प्लेटें अभी अनावेशित हैं, इस पर कोई आवेश नहीं, मतलब नेट आवेश शून्य है। यानी प्रत्येक प्लेट में जितने धन आवेश हैं उतनी मात्रा में ऋणावेश भी है। इसे कहते हैं अनावेशित की स्थिति। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब पूछेगा भैया श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। आपसे अगर कोई पूछ लेगा कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि भैया एक से ज्यादा संधारित्रों को लाइन बार या श्रेणी क्रम में रखा जाता है, जिसमें पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरी संधारित्र के पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। फिर क्या 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 काम ने, जिसमें श्रेणी क्रम संयोजन ऐसा संयोजन है जिसमें दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं। यानी प्रत्येक संधारित्र के दूसरे प्लेट को अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया जाता है। ठीक, इसे कहते हैं बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन। और साथ में आखिरी संधारित्र के दूसरे प्लेट को पृथ्वीकृत कर देते हैं, यानी पृथ्वी से जोड़ देते हैं। और पहले संधारित्र की पहली प्लेट को आवेश दिया जाता है। ठीक, और आवेश देना यानी धनावेश देना। ठीक है, आवेश देना यानी धनावेश देना, ऐसा समझ जाओ। पूरी थ्योरी धनावेश ही चल रही है, तो अपन वही लेते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं, बट जो थ्योरी चल रही है अपन अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो क्या है श्रेणी क्रम संयोजन, आपसे कोई पूछेगा, आप प्रश्न पूछेगा, बता देंगे। कैसे बताएंगे,
कि एक से ज्यादा संधारित्र को श्रेणी क्रम में रखा जाता है तथा पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया जाता है। यानी प्रत्येक संधारित्र के दूसरे प्लेट को अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ देते हैं और यही क्रम चलता जाता है। अगर तीन से ज्यादा संधारित्र हुए तो आखिरी संधारित्र के दूसरे प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देंगे और पहले संधारित्र के पहली प्लेट को आवेशित कर देते हैं, यानी आवेश दे देते हैं। ले, इसे कहते हैं बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अभी मान लीजिए हमने कोई आवेश नहीं दिया, अभी इस स्थिति में प्रत्येक संधारित्र अनावेशित है, प्रत्येक प्लेट अनावेशित है, प्रत्येक प्लेट पर निट आवेश शून्य है। कहीं पर मैंने प्लस माइनस क्यों रखा है? क्या नहीं लिखा, क्योंकि प्रत्येक प्लेट पर निट आवेश शून्य है, अनावेशित है। अब जैसे ही पहला संधारित्र पूरा है, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को अपन आवेश देंगे कैपिटल क्यू, है ना, ये धनावेश है। तो ये धनावेश क्या होगा, धनावेश क्या होगा? यहाँ पे धनावेश की मात्रा बढ़ जाएगी। सही है, यहाँ पे धनावेश की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी पहला संधारित्र का पहला प्लेट पूरी तरह से धनावेशित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। समझो, इलेक्ट्रॉन की कमी यानी धनावेशित कहलाता है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ही पहला प्लेट धनावेशित होगा तो जस्ट अगले वाले प्लेट में ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा। भाई धनावेश, और ये क्या अनावेशित, अनावेशित यानी क्या? इसमें प्लस माइनस की मात्रा एक समान है, जितने प्लस उतने माइनस, जितने प्लस उतने माइनस, जितने प्लस उतने माइनस। अब क्या होगा भाई, पहले प्लेट का धनावेश दूसरे प्लेट के ऋणावेश को आकर्षित करके रखेगा, साथ में पहले प्लेट का धनावेश दूसरे प्लेट के धनावेश को प्रतिकर्षित करके भाग यहां से, अरे भाग यहां से, भाग यहां से। ठीक है, यानी दूसरे प्लेट में ऋणावेश आकर्षण के कारण यहाँ पे सामने वाले पृष्ठ में जम जाएंगे और दूसरे प्लेट का धनावेश प्रतिकर्षित होके यहां से भाग के अगले प्लेट में, अगले संधारित्र जो कि जुड़ा हुआ है, अगला संधारित्र जो कि इससे जुड़ा हुआ है, यहां पहुंच जाएगा धनावेश पूरा। समझे? हमने पहले संधारित्र की पहली प्लेट को आवेश दिया तो ये आवेशित यानी धनावेशित हो गया और इसके धनावेश से जस्ट उसी संधारित्र का दूसरा वाला प्लेट ऋणावेशित हो जाता है। धनावेश ऋणावेश को आकर्षित करेगा, यानी यहाँ पर ऋणावेश जम जाएंगे और धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो चूंकि ये वाला प्लेट अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा हुआ है तो इसका धनावेश यहाँ पहुंच जाएगा। इस प्रकार दूसरी संधारित्र का पहला प्लेट भी इतनी ही मात्रा में धनावेशित हो जाता है। क्यों? इसका पूरा धनावेश यहाँ पहुंच गया। ठीक, तो ये बच्चों हो गया ऋणावेश और ये हो गया फिर से धनावेश। फिर वही क्रिया है, इसका जो धनावेश, इसका धनावेश जस्ट अगले प्लेट ऋणावेश को आकर्षित करेगा और इसी प्लेट के धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा। चूंकि ये कनेक्टेड है तो प्रतिकर्षण के कारण इसका धनावेश अगली प्लेट में पहुंच जाएगा, अगले प्लेट में पहुंच जाएगा। इस प्रकार तीसरे संधारित्र के पहला प्लेट भी धनावेशित हो जाएगा और इससे प्रेरित होकर, इससे आकर्षित होकर अगले प्लेट में ऋणावेश इकट्ठा हो जाएंगे, ये सामने आ जाएंगे और धनावेश इससे प्रतिकर्षित होकर पृथ्वी में समा जाएंगे। या ये समझो भैया, इसके धनावेश से इस प्लेट का ऋणावेश आकर्षित होकर सामने आ जाएगा, पृष्ठ के सामने जमा हो जाएंगे और इस धनावेश से इसके धनावेश प्रतिकर्षित होकर यहां जमा हो जाएंगे पीछे तरफ। आपने पृथ्वी से जोड़ दिया है, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आके उन धनावेश को समाप्त कर देगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक संधारित्र का पहला प्लेट धनावेशित हो गया है और प्रत्येक संधारित्र का दूसरा प्लेट प्रेरण के कारण ऋणावेशित हो गया है, इन धनावेशों के कारण ऋणावेशित हो गया है। ठीक है, ठीक है, एकदम सही है। ठीक है, इसे कहते हैं बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अच्छा, तो पहली बात ध्यान देखिए, प्रत्येक प्लेट में आवेश की मात्रा समान है, प्रत्येक प्लेट में आवेश की मात्रा समान है, या ये कहिए प्रत्येक संधारित्र में आवेश की मात्रा समान।
इस पर भी क्यू आवेश है, इस पर भी क्यू आवेश है, इस पर भी क्यू आवेश है, यानी श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश की मात्रा एक समान रूप से वितरित होती है, ध्यान रखिएगा। अगली चीज विभवांतर की बात करते हैं। विभवांतर की बात करते हैं। विभवांतर क्या होता है बच्चों? दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर इस प्लेट के लिए, सॉरी इस संधारित्र के लिए, इस संधारित्र के लिए दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर को मैंने कह दिया V1। क्यों? क्योंकि भैया इस प्लेट के लिए अगर मैं बिंदु ये लूंगा तो इस प्लेट के लिए बिंदु मैं ये लूंगा, तो इन दोनों बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहेंगे। V1 मैं कह दिया। अब अगले संधारित्र के लिए देखिए ध्यान से, इस प्लेट के लिए मान लीजिए बिंदु ये है और इस प्लेट के लिए बिंदु ये है, तो इन दोनों बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। लेकिन ध्यान देखिए, इस संधारित्र के लिए ये दो बिंदु था और इस संधारित्र के लिए ये दो बिंदु है, तो इसकी तुलना में इसके बिंदु बदल गए, तो बिंदु बदलेंगे तो विभवांतर भी बदलेगा। बिंदु बदलेगा तो विभवांतर भी बदलेगा। हमने ये कहा भैया, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं का विभव ये है तो विभवांतर का लाग गया ये V1 माइनस V2। अगर मैं अगला बिंदु ले लूं तो इसका, इस बिंदु का विभव कुछ और ही तो होगा। इस केस में इन दोनों बिंदुओं के विभव का जो अंतर होगा क्या होगा? V2 माइनस V3 होगा, यानी कुछ और विभवांतर होगा, यानी बिंदु बदलेगा। ध्यान रखिएगा हमेशा, क्योंकि भाई लंबे समय तक विभवांतर शब्द का प्रयोग होगा कि बिंदु बदलेगा, विभव बदलेगा तो उन विभव का अंतर भी बदलेगा। ठीक, तो इस प्रकार से इन दोनों बिंदु के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो यहां बिंदु बदला तो विभवांतर भी बदलेगा, विभवांतर हो जाएगा V2। ठीक, इस प्रकार तीसरे संधारित्र की बात करें तो यहां तो एक बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, बिंदु बदल गया, पहले बिंदु ये था, ये अब ये है, तो बिंदु बदला विभव बदलेगा, विभव बदला तो विभवांतर भी बदलेगा। अर्थात 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 श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश समान होता है लेकिन विभवांतर बच्चों अलग अलग होता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि समांतर क्रम में उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश समान होता है बट विभवांतर अलग अलग होता है, ये चीज होती है। अब करते हैं डेरिवेशन। पहले माना 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 तीन संधारित्र C1 C2 C3 धारिता वाले श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ये आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, है ना। माना तीन संधारित्र C1 C2 C3 धारिता वाले श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक, जिनके प्लेटों के बीच का विभवांतर क्रमशः V1 V2 तथा V3 है। अतः 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 परिणामी विभवांतर संधारित्रों का परिणामी विभवांतर यानी क्या हुआ भैया? तीनों संधारित्र का विभवांतर अलग अलग है। एक काम करते, तीनों संधारित्रों के विभवांतर को जोड़ दे तो आ जाएगा कुल विभवांतर। तीनों संधारित्रों के विभवांतर को जोड़ दो, आ जाएगा कुल विभवांतर। हमें इन्हीं दोनों में काम करने हैं, इन्हीं दोनों में काम करने हैं। जो चीज अलग होगी उसी को कुल निकालना, आपको ध्यान रखिएगा। अलग यहां पे क्या? विभवांतर, तो हमने निकाले कुल विभवांतर। समांतर क्रम में अलग होगा आवेश, तो कुल आवेश हम निकालेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जो अलग होगा उसी का परिणाम निकालेंगे। ठीक है, विभवांतर निकालने वाले हमें पता है एक चीज, धारिता बराबर होता है बच्चों आवेश बटे विभवांतर। संधारित्र की धारिता आवेश की मात्रा बटे विभवांतर होता है। ठीक, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? विभवांतर चाहिए। विभवांतर बराबर मैं Q बटे C लिख सकता हूं। मुझे ये चीज चाहिए, विभवांतर यानी आवेश की मात्रा बटे धारिता, उस संधारित्र की धारिता। तो देखिए ध्यान से, V1 यानी होता है पहले संधारित्र का विभवांतर। तो पहले संधारित्र का विभवांतर यहां से Q बटे C1 नहीं आ जाएगा?
भाई संधारित्र में आवेश की मात्रा Q है, खाली विभवांतर सॉरी धारिता C1 है। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र का विभवांतर V2 है। तो यहाँ पे आइए विभवांतर यानी Q बटे C, तो रख दीजिए Q बटे C2, क्योंकि दूसरे संधारित्र में आवेश तो Q ही है, आवेश तो एक समान है हर जगह, खाली धारिता अलग है, तो मैंने धारिता कह दिया C2। इसी प्रकार तीसरे संधारित्र के विभवांतर Q बटे C3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि आवेश तो एक समान है, धारिता हमने अलग अलग मान रखा है। ये हो गया बच्चों परिणामी विभवांतर, ये है संधारित्रों का परिणामी विभवांतर। अच्छा, ये क्या था? ये था तीनों संधारित्रों का कुल विभवांतर। क्या मैं कुल विभवांतर को ध्यान से देखिए, क्या मैं कुल विभवांतर को Q बटे कुल धारिता लिख सकता हूं? अरे यार, जैसे हमने विभवांतर का योगफल किया तो आया परिणामी विभवांतर, वैसे मैं तीनों संधारित्रों की धारिताओं का योगफल कह सकता हूं ना भाई, कुल धारिता। यहाँ पे सीई यानी होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी तुल्य धारिता जिसे कहते हैं, तुल्य धारिता। तुल्य धारिता यानी कुल धारिता, है ना, यानी तीनों संधारित्रों की धारिताओं का योगफल कहला गया कुल धारिता। सही है, सही है। तो वही मैंने लिख दिया इसी रूप में, इसी फार्मूला के रूप में लिख दिया मैंने, इसी रूप में लिख दिया ये Q बटे C। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑप्चे में लिख सकते हैं कि ये C क्या है, C क्या है, संधारित्रों की तुल्य धारिता, संधारित्रों की तुल्य तुल्य धारिता, ये कुल धारिता एक ही बात है, किताबी भाषा प्रयोग करेंगे ज्यादा अपन, ठीक है ना। वही चीज है Q बटे C1, Q बटे C2, Q बटे C3, Q बटे CE कुल धारिता। और आवेश तो एक समान है, तो आवेश तो सेम ही आएगा, खाली धारिता अलग है। तो ये हो गया कुल विभवांतर से कुल धारिता आ गया है, बराबर Q बटे C। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, तीन के पास Q है, Q कॉमन ले लें, Q कॉमन ले लिया हमने, 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। Q की मर गया दोनों साइड, क्या बचा आपके पास, 1 बटे CE बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। ये है बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता या कुल धारिता के लिए व्यंजक, तुल्य धारिता या कुल धारिता के लिए व्यंजक है ये नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो अगर प्रश्न पूछेगा, हाँ, कई प्रकार से एक ही प्रश्न को छेड़छाड़ के पूछा जाता है। अगर प्रश्न पूछेगा कि समांतर प्लेट है ना, संधारित्र कौन से हमारे यहाँ सिलेबस में, समांतर प्लेट संधारित्र, तो प्रश्न बोलेगा कि 3 समांतर प्लेट संधारित्र हैं जो कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, उनकी तुल्य धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो हमने कर दिया, यहां तक आपको करना है। अगर 3 संधारित्र की बात करेंगे तब, अब कभी कभार पूछ लेता है, बोल लेता है कि एक कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है कि भैया यदि n संधारित्र हो तो, यदि n संधारित्र हो तो, मतलब एक से ज्यादा संधारित्र हो, 3 से ज्यादा है, मतलब ढेर सारे संधारित्र हो तो आसान है, फिर क्या है, यही करना आपको। फिर तुल्य धारिता कितनी जाएगी, 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3 प्लस 1 बटे C4 प्लस 1 बटे C5 C6 C7 C7 C8 C9 Cn, ये हो जाएगा तुल्य धारिता के व्यंजक, है ना। अगर n संधारित्र है, n यानी ढेर सारे संधारित्र हैं, उसके लिए तुल्य धारिता का व्यंजक हो जाएगा, फिर जोड़ते जाओ, आना तो यही है, 1 बटे C1 1 बटे C2 1 बटे C3 1 बटे C4 C5 C6 1 बटे Cn। तो अगर बोलेगा तब करना है ये कि समांतर प्लेट संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है जिसमें n संधारित्र हैं, अगर 3 है तो यही करना है। अगर कुछ नहीं बोलेगा बस इस श्रेणी क्रम में संधारित्र को जोड़ा गया है, तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करो, तो यही करना है। अगर स्पेसिफिक पूछेगा तो ये आपको करना है, स्पेसिफिक n संधारित्र है तब ये करना आपको। अच्छा, यहां से कुछ हिंदी में लिखें परिभाषा टाइप की, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़े
तो जो तुल्य धारिता आता है वो कैसा आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है? तो देखिए ध्यान से, संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन में, ये संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन है। तो संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम आया असल में, है ना? श्रेणीक्रम संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम आया है, जो कि प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर है। दिख रहा है? अरे क्या कहा हमने, इसको लिख के दिखाते हैं। क्या? इस संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, तुल्य धारिता को तुल्य धारिता भी आप कह सकते हैं, वही चीज है। तुल्य धारिता का व्युत्क्रम है ना, यही लिखा ना, संधारित्रों के श्रेणीक्रम संयोजन के तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की धारिता, यहां देख लो, प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। ये चीज है बच्चों श्रेणीक्रम संयोजन में, है ना, कि जो श्रेणीक्रम संयोजन की जो तुल्य धारिता आती है व्युत्क्रम में आता है, और वह प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। ये है, ठीक है। तो इसी लाइन को आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं, और इस लाइन को आप इसके नीचे लिख सकते हैं। अगर स्पेशल कंडीशन पूछेगा n संधारित्र है, तब आपको ये करना है, अन्यथा आपको यहीं तक करना है। जितना प्रश्न पूछेगा उतना ही जवाब देना आपको, है ना। अच्छा, कंडीशन और पूछ सकता है, इसी प्रश्न में एक कंडीशन और लगा सकता है कि भैया केवल 2 संधारित्र हो, ध्यान रखिएगा, केवल 2 संधारित्र हो। यदि 2 संधारित्र हो तो तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये पूछेगा कभी कभार। ऐसे बोल देगा कि समांतर पेट संधारित्र श्रेणीक्रम में जोड़े गए हैं, और 2 संधारित्र हैं, 2 समांतर पेट संधारित्र श्रेणीक्रम में जोड़े गए हैं, उनकी तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करो। 2 संधारित्र हैं तो ले लीजिए, क्या दिक्कत है भैया। यहाँ पे क्या होगा फिर, ये 1/3 1/3 ये सब हट जाएगा, ये 3 वाले हट जाएंगे, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये 3 बार हट जाएगा, है ना। क्या काम नहीं, प्लेट को नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, इसको तो लिखना ही नहीं है, ये तो हर केस में रहेगा, ये तो हर केस रहेगा ना। तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है, ये हर केस में रहेगा। क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 3 वाले सभी, तीनों वाले सभी, तीसरा वाला सभी हट जाएगा, ये रहेगा, केवल ये रहेगा आपका। 2 संधारित्र रहेंगे। तो ये बोला है कि अगर 2 संधारित्र हो, 2 तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करो, निकाल लेना आप। इसके बाद कैसे कर सकते हैं, इसको देखिए ध्यान से। ये कंडीशन, सेकंड कंडीशन देखिए ध्यान से, 1/CE यहां तक आपको करनी पड़ेगा। कैसे, यहां तक करना पड़ेगा आपको, यहीं तक करना पड़ेगा, ये भी सही, यहां तक अगर करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन कभी कभार कंडीशन दे देता है कि आपको ये सिद्ध करो, दिखाते हैं हम आपको। C1 C2 का एलसीएम C1 इंटू C2 होगा, फिर ये गया यहां यानी C2, और ये गया वहां यानी C1, ठीक। ये अगर मैं इसको उलट दूं तो C आ जाएगा, यही हमें चाहिए।
बराबर, अगर ये पलटा है तो ये पलटेगा, यानी C1 इंटू C2 और बट्टे में आ गया C1 प्लस C2। अरे मैं लिख सकता ना, अरे 2 धन 3 करो, 3 धन 2 करो, आ गया 5 ही। ये है बच्चों, अगर केवल दो समांतर प्लेट संधारित्र हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, उनकी तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ये है। ये भी है, वही चीज है, वही चीज है। कभी कभार प्रश्न बोल देता है कि आप दो समांतर प्लेट संधारित्र हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, अतुल्य धारिता C1 इंटू C2 C1 प्लस C2 के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। स्पेशली बोलेगा कि ये सिद्ध कीजिए, ऐसा हमको सूत्र ला के दिखाई, तो आपको यहां तक करना पड़ेगा, अन्यथा यही है। ठीक है, तो स्पेशल कंडीशन जो यहाँ पे लिख के देगा ये सिद्ध कीजिए, तो आप कर सकते हैं। ऐसे यहीं से करना, आपको एलसीएम लेना है, बस जोड़ दिए, इसको पलट दिया, ये आ गया। ठीक है, अच्छा एक कंडीशन और दे सकता है, एक कंडीशन, और ये आखिरी कंडीशन सच में एक कंडीशन और दे सकता है कि दो ही संधारित्र है, दो ही संधारित्र है और दोनों की जो धारिताएं हैं C1 C2 वो एक समान है, मतलब C1 भी C है, C2 भी C है। जब दोनों संधारित्र की धारिता एक समान है, फिर 1 2 के बिल्कुल, जैसे यहाँ पे आवेश समान था, तो हमने Q लिख दिया सब जगह, वैसे धारिता अगर समान है तो C लिख दो, C लिख दो सब जगह। ये तो एक कंडीशन ये दे सकता है कि दो संधारित्र है और उनकी धारिता भी एक समान है, तो तुल्य धारिता कितनी होगी, आप निकाल लो, यहां से निकाल, चाहे यहां से निकाल लो, आप यहां से निकाल, चाहे यहां से निकालो, सेम आएगा। चलिए यहां से निकाल लेते हैं, 1/C ही बराबर 1/C1 यानी C, 1/C2 यानी C। एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे C आएगा, यहाँ पे एलसीएम सेम आया, 1 + 1 2 हो जाएगा। ये आपका आ गया 1/C ही, C ऊपर ले जाइए, C बराबर उल्टी पलट जाएगा C/2, है ना। अगर ये पलटेगा तो ये पलटेगा, ये आ गया। यानी जो तुल्य धारिता आ रहा, ध्यान से देखिएगा, तुल्य धारिता जो आ रहा है, यानी टोटल धारिता जो आ रहा है, कुल धारिता जो आ रहा है, वो एक धारिता बटे 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है चार जी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सोचिए, ध्यान से सोचिए, इसका मतलब क्या है, दिमाग लगाइए, इसका मतलब क्या है। क्या आप 10वीं पास में तेज हैं? अगर तेज है, दिमाग लगाइए क्या है। मैं एक प्रश्न समझाता हूं, एक प्रश्न समझाता हूं। एक प्रश्न है, एक प्रश्न है, मान लीजिए, एक प्रश्न है, मान लीजिए कि भैया दो संधारित्र है, दो संधारित्र है और दोनों संधारित्रों की जो धारिताएं है वह 3 म्यू फैरेड है। कर लीजिए आप 4 म्यू फैरेड। दो संधारित्र है और दोनों संधारित्र की धारिता समान है, कितनी, 4 म्यू फैरेड है। तो उस संधारित्र की तुल्य धारिता कितनी होगी, तुल्य धारिता कितनी होगी, निकाल लीजिए आप, क्या हो जाएगा, Ce बराबर C/2। दो संधारित्र है, यहाँ पे 2 है, C का मान कितना आया है भाई, C1 C2 दोनों सेम है, कितना है, 4 म्यू फैरेड बटे 2, 2 दूनी 4, कितना आया, 2। क्या हो गया, आपने दो संधारित्र जोड़ा है, आपने दो संधारित्र जोड़ा है, आपने दो संधारित्र जोड़ा है, 4 म्यू फैरेड का, 4 म्यू फैरेड का दो संधारित्र जोड़ा है, और इनका जो कुल धारिता आ रहा है, कुल धारिता आ रहा है बच्चों, वो एक संधारित्र से भी कम आ रहा है। यही तो हमने शुरुआत में कहा था कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारिता होती है वो कम हो जाती है। कितना कम हो जाती है, जितने संधारित्र जोड़े हो, जितने संधारित्र जोड़े हो उतने गुना कम हो जाती है, बटे 2। 2 संधारित्र में बटे 2, अगर 3 संधारित्र जोड़े होंगे तो बटे 3, 10 संधारित्र जोड़े हो तो बटे 10, n संधारित्र जोड़े हो तो C/n हो जाएगा तुल्य धारिता। यानी श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें संधारित्र की धारिता से भी कम धारिता प्राप्त करना हो, यानी जितना जितना संधारित्र आप जोड़ेंगे उतने गुना कम हो जाएगी तुल्य धारिता। ठीक है, तो ऊपर क्या है, एक संधारित्र की धारिता अब बटे जितने संधारित्र आपने जोड़ रखे हैं, ये होती तुल्य धारिता।
n गुना कम हो जाती है। जितने संधारित्र आपने जोड़े हैं उतने गुना कम हो जाएगी कुल धारिता एक संधारित्र की तुलना में, उतने गुना, जितने संधारित्र जुड़े उतने गुना कम हो जाएगी, यानी एक संधारित्र से भी कम आएगा कुल धारिता। ये चीज है, ये चीज है, नोट कर लीजिए, बिठा दें। अगला है समांतर क्रम संयोजन। समझ पाए आप लोग? श्रेणी क्रम संयोजन में हमें न्यूनतम धारिता प्राप्त होता है। जितना संधारित्र आपने जोड़ रखा है उतने गुना कम हो जाएगा कुल धारिता। वो भी एक संधारित्र की धारिता, ये क्या है, एक संधारित्र की धारिता बटे ये क्या है, संधारित्रों की संख्या, भाग करेंगे तो ओवरऑल मान कम आएगा ना, धारिता का मान कम हो जाता है। हो गया? हाँ, जो कंडीशन आपसे पूछेगा वही कंडीशन में आपको जवाब देना है। अगला अगला हेडिंग, अगला हेडिंग समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में क्या था, आवेश समान था, विभवांतर अलग, अब समांतर क्रम में बदल जाएगा, समांतर क्रम में बदल जाएगा। दिखाते हैं आपको, अब इसे लिख दे रहे हैं। आवेश इस बार अलग होगा, अब विभवांतर इस बार समान होगा, आपको दिखा भी देंगे, है ना। अब पूरा काम हम यही कर रहे हैं ना। अरे अभी श्रेणी क्रम में क्या था, आवेश समान था, विभवांतर अलग था, तो जो अलग है उसी का हम लोग परिणाम निकाले थे। श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग था तो परिणामी में विभवांतर निकाला था। यानी समांतर क्रम में अलग के आवेश तो परिणामी आवेश निकालेंगे। पूरी कहानी परिणामी आवेश से शुरू करेंगे, ये पहचान है। हेडिंग डालिएगा समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम कहिए, इसे पार्श्व क्रम भी कहते हैं, पार्श्व क्रम लिखकर भी आ जाता है, एक ही चीज, समांतर क्रम ही है संयोजन। चलिए, इसमें जब हम 3 समांतर प्लेट संधारित्र लेंगे और फिर कंडीशन अप्लाई कर देंगे, जो कंडीशन पूछेगा वैसे कर लेंगे अपन। तो बच्चों ये रहा पहला समांतर प्लेट, ये रहा दूसरा समांतर प्लेट संधारित्र, और ये रहा तीसरा समांतर प्लेट संधारित्र। 3 समांतर प्लेट संधारित्र है, 3 समांतर प्लेट, ये एक समांतर प्लेट हुआ ना, ये दूसरा समांतर प्लेट, ये तीसरा समांतर प्लेट संधारित्र हुए, ठीक है। और इन्हें समांतर क्रम में मैंने जोड़ दिया, पहले था श्रेणी क्रम में, अब समांतर क्रम में जोड़ दिया हमने, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र। मैंने कह दिया इसकी धारिता भैया 7, इसकी धारिता मैंने कह दिया C2, इसकी धारिता मैंने कह दिया C3, और अभी इस कंडीशन में अनावेशित है। अनावेशित है जितना प्लस उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस है, इस पर कोई आवेश नहीं, नेट आवेश शून्य, कोई आवेश नहीं, मतलब नेट आवेश शून्य है, ठीक है। अब समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं, तो बताना है आपको। इसमें 3 समांतर प्लेट संधारित्र होती हैं जो समांतर क्रम में रखे होते हैं। उन तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट को बिंदु A से जोड़ते हैं तथा दूसरी प्लेट को बिंदु B से जोड़कर उसे पृथ्वीकृत कर देते हैं, धरती से जोड़ देते हैं, धरती माता, ठीक है। इसे कहते हैं बच्चों समांतर क्रम संयोजन। क्या? इसमें 3 समांतर प्लेट संधारित्रों को, ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ये समांतर प्लेट संधारित्र है, तो 3 समांतर प्लेट संधारित्रों को समांतर क्रम में रख देते हैं। अब प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु A से तथा दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु B से जोड़ देते हैं। बिंदु B को पृथ्वीकृत कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तथा बिंदु A से आवेश को भेजते हैं, ठीक है, ठीक है,
ठीक है, ठीक है, ये है आपका समांतर क्रम संयोजन। अब अपन लोग आवेश देंगे और आवेशित कार्य करेंगे, फिर आप सब कुछ निकालेंगे। अभी तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो खाली धारिता बस है। आवेश जाएगा तो विभवांतर विभवांतर कुछ होगा, फिर कहानी बनेगी। अब जैसे मैंने बच्चों बिंदु ए पर आवेश भेजा, तो देखो बिंदु ए अब 3 हिस्सों में बढ़ गया है। यहाँ पे ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा, ये, यानी आवेश अब 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। सही है ना? एक हिस्सा जाएगा यहाँ पे, जिसको मैंने कह दिया Q1, दूसरे से जाएगा यहाँ पे Q2, तीसरे से जाएगा यहाँ पे Q3। इसीलिए समांतर क्रम संयोजन में आवेश अलग अलग होता है। आवेश बढ़ गया है ना, अब जिसकी जितनी धारिता है उतना आवेश को ग्रहण कर लेगा, है ना? आवेश एकत्रित करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। जिसकी जितनी धारिता होगी, जितनी क्षमता होगी, उतनी आवेश को धारण कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों असल में धनावेश देते हैं, तो सब जगह पहली प्लेट में हमेशा धनावेश जाएगा Q1, यहाँ पे धनावेश Q2, यहाँ पे धनावेश Q3। यानी पहली प्लेट पे कौन धनावेश इकट्ठा हो जाएगा, यानी धनावेश की मात्रा कम हो जाएगी, ऐसा समझो। सॉरी, धनावेश की मात्रा बढ़ जाएगी, सॉरी, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, समझो, है ना? धन असल में इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा। खैर, अपन थ्योरी जैसे चलता है वैसे चला रहे हैं, है ना? यानी यहाँ पे धनावेश की मात्रा बढ़ गई है। अब जैसे यहाँ पे धनावेश आएगा, क्या करेगा, अगले वाले प्लेट के ऋणावेशों को मुस्कुराकर सामने बुला लेगा, कह रहे आ यार चलो खेलते गुल्ली डंडा गुल्ली डंडा, है ना? यानी इसका धनावेश दूसरे प्लेट के ऋणावेश को बुलाएगा, चल खेलने चलते हैं, और इसका धनावेश इसके धनावेश को भेज देगा बारात, तो अच्छे से नहीं खेलता है, तो धनावेश इस प्लेट का धनावेश निकल जाएगा यहाँ, और यहाँ से पश्चिम समा जाएगा। इस प्रकार से दूसरा प्लेट हो जाएगा ऋणावेशित Q1। ठीक, इस जितनी मात्रा में पहला प्लेट धनावेशित होता है, उतनी मात्रा में दूसरा प्लेट भी ऋणावेशित होता है। इसका नेट आवेश दोनों प्लेटों का शून्य ही रहता है। लेक्चर नंबर 7 में हमने 6 में से हमने यही सीखा है। ठीक है, दूसरी प्लेट में आवेश आ गया Q2, धनावेश आ गया है, तो अगली प्लेट के ऋणावेश को मुस्कुराकर बुलाएगा, चल तेरे को बैटिंग दूंगा मैं। ये आ गया यहाँ पे ऋणावेश। इस प्रकार इस प्लेट का धनावेश दूसरी प्लेट के धनावेश को फेंक देगा बाहर, यार निकाल, ऐसी बात नहीं बनती। तो यहाँ का धनावेश जाएगा, पृथ्वी समा जाएगा। तो यहाँ पे आ गया ऋणावेश Q2, जितनी मात्रा में धनावेश उतनी मात्रा में, सेम कंडीशन यहाँ भी होगी, यहाँ भी आ जाएगा ऋणावेश Q3। ये हो गया, ये कहानी बन गई है। ठीक है, हो गया आपका। अब हमने लिखा ये विभव एक समान होता है, क्यों? हमने कहा विभव, विभव नहीं, विभवांतर। विभवांतर विभवांतर क्या होता है बच्चा? दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ध्यान से देखिए, इन दोनों प्लेट के लिए ये दोनों बिंदु मैं ले सकता हूं, इन दोनों प्लेट के लिए मैं ये दोनों बिंदु ले सकता हूं, इसी प्रकार इन दोनों प्लेट के लिए मैं ये दोनों बिंदु ले सकता हूं। यानी तीनों संधारित्र के दोनों प्लेट के लिए सेम कॉमन बिंदु मिल रहा मुझे। इस प्रकार इस बिंदु का विभव कुछ होगा V1, यहां का विभव हो गया V2, यानी तीनों संधारित्र का विभवांतर सेम हो गया। अरे हमने श्रेणी क्रम में क्या बताया था, अलग अलग बिंदु का विभव अलग अलग होगा, विभवांतर अलग होगा। यहाँ पे तो इसके लिए इसके लिए इसके लिए सेम बिंदु आ रहा है, तीनों संधारित्रों के लिए बिंदु सेम आ रहा है। तो इसके लिए इसका विभव हो गया V1, इसका विभव हो गया V2, विभवांतर जो इसका होगा वही विभवांतर इसका होगा, वही विभवांतर इसका होगा, यानी तीनों संधारित्र का विभवांतर समान होगा। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग होता है, समांतर क्रम में विभव विभवांतर समान होता है। और यहां से दिख भी रहा है कैसे, भाई अलग अलग बिंदु होंगे तो विभवांतर अलग होगा। यहाँ पे तो बिंदु कॉमन है दोनों के लिए, सबके लिए कॉमन है, सबके लिए कॉमन है बिंदु, तो विभवांतर भी कॉमन यानी समान होगा। ये चीज है। अब यहां से अब माना लिख सकते हैं, माना हम बोलेंगे, लिखवाइए मत, माना लिखिए, माना तीन समांतर प्लेट संधारित्र C1 C2 C3 धारिता वाले समांतर क्रम में जोड़े गए हैं।
समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक, जिनमें आवेश क्रमशः Q1, Q2 तथा Q3 है तथा विभवांतर एक समान है। अब यहाँ पे अलग क्या है, आवेश, तो परिणामी आवेश का निकालेंगे, ठीक है। तो परिणामी आवेश, तो परिणामी आवेश संधारित्रों का परिणामी आवेश बच्चों कैपिटल Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यही होगा ना। ये कैपिटल Q है जो कि बटा है Q1 Q2 Q3 में, असल में यही होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा धनावेश जाएगा ना, Q1 जाएगा, यहाँ पे धनावेश Q2 जाएगा, इससे यहाँ का धनावेश Q3 जाएगा, असल में यहाँ पे टोटल Q डिस्चार्ज हो जाएगा, यही होगा। जितना आवेश आपने दिया है वही आवेश बट गया है, वही ऋणावेश यहाँ बट गया है, और फिर इसका धनावेश वही वापस चला गया है। ऊर्जा को ना उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते हैं, जितनी ऊर्जा आपने दी है उतनी ऊर्जा ही कहीं और से निकलेगी, किसने खाया थोड़ी है। खैर यहाँ पे हम पूरी चीज धारित्र पदों निकालेंगे। हमें पता C बराबर Q बटे V होता है, मुझे इस बार Q चाहिए, तो Q बराबर में क्या लिख सकता हूं, C भी, यानी अब सारी चीजें हम C इंटू V के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 कितना हो जाएगा, C1, और V का मान तो एक समान है, खाली C1 C2 C3 ये बदल रहे हैं, सही है ना। प्लस Q2 का मान क्या हो जाएगा, C2 इंटू V एक समान है, प्लस Q3 का मान C3 इंटू V, सही है, एकदम सही है, ठीक। अब यहीं पे बच्चों अब मैं Q का करूंगा, Q को भी तो मैं लूंगा, Q क्या है, कुल आवेश, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं क्या, CE इंटू V, वही है। तो कुल आवेश में आ गया कुल धारिता, यानी इन तीनों संधारित्रों की धारिताओं के योगफल को कुल धारिता कहते हैं, वही मैंने ले लिया कुल धारिता। अगर कुल आवेश है तो कुल आवेश बराबर कुल धारिता इंटू कुल विभवांतर, विभवांतर तो एक समान है, तो ये आ गया कुल धारिता, इसे तुल्य धारिता भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं चुप्पे से कि जो C है वह क्या असल में तुल्य या कुल धारिता, समझ पा रहे हैं आप लोग। भैया Q आवेश क्या है, कुल आवेश है, तो कुल आवेश की जगह क्या है, कुल धारिता ही आएगा, और इंटू कुल विभवांतर आएगा, तो कुल विभवांतर समान है, प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर वही है जो कुल विभवांतर है, इत्तेफाक है, क्या करें हम। फिर यहाँ पे तीन जगह भी कॉमन है, भी कॉमन निकाल लीजिए, आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3, भी से भी मर गया, आ गया था CE बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हो गया बच्चों समांतर क्रम संयोजन, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन के तुल्य धारिता के लिए व्यंजक। यहाँ पे अगर आप हिंदी में लिखना चाहे लिख सकते हैं ना, क्या 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 कि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता, समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योगफल के बराबर होता है। श्रेणी क्रम में व्युत्क्रम के योगफल के बराबर था, इस बार क्या है, केवल लिख देना आपको कुल धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता के योगफल के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कंडीशंस अप्लाई करेंगे कि यदि फर्स्ट कंडीशन, यदि 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 n संधारित्र हो, तो यदि n संधारित्र हो तो लिख दीजिए भैया CE बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 C6 C8 C9, ये हो जाएगा भैया। आपको प्रत्येक संधारित्र की धारिता जोड़ ही तो देना है, श्रेणी क्रम में व्युत्क्रम में जोड़ देते थे, ये चीज हो जाएगा। अगर n संधारित्र देगा तो हर जगह आपको ये कर देना प्लस डैश 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 Qn प्लस डैश 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 Cn भी,
प्लस डैश 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 सी एन, ये कर देना बस आपको, है ना। यहाँ पे डैश 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 एन कर देना आपको हर जगह, यहाँ पे क्यू एन, यहाँ पे सी एन भी, यहाँ पे सी एन आ जाएगा आपका, अगर एन संधारित्र बोलेगा तो। ठीक है, ठीक है, वही चीज है, देखिए ध्यान से कि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन की तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। लिख लीजिए, लिखना तो आए ये है पहला कंडीशन, ये है पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है भाई, कि यदि दो संधारित्र हो, यदि दो संधारित्र हो तो तुल्य धारिता कितनी होगी? अरे आप बड़ा आसान है चार जी, देखिए सी बराबर C1 प्लस C2, खत्म बात। अगर दो संधारित्र हो तो खत्म बात। अब इसमें क्या, अब एलसीएम लोगे, कुछ नहीं, यही बस खत्म। अगर दो संधारित्र हो, अगला कंडीशन, अगला कंडीशन, अगला कंडीशन किधर होता है? यहाँ फोक्चे में। थर्ड कंडीशन कि अगर दो संधारित्र ही हो, दो संधारित्र ही हो और प्रत्येक संधारित्र की धारिता एक समान हो, C1 C2 एक समान है, C हो, तो कुल धारिता कितनी हो जाएगी? C प्लस C, यानी तो C, तो C 2C, यानी क्या हुआ, यानी क्या हुआ, यानी क्या हुआ, यानी क्या हुआ, यानी कुल धारिता, जितने संधारित्र जुड़े हैं, जितने संधारित्र जुड़े हैं, जितने संधारित्र जोड़े गए हैं, कुल धारिता उतनी गुना हो गई है, बढ़ गई है। श्रेणी क्रम में क्या था? उतने गुना कम हो जाता था, समांतर क्रम में उतने गुना बढ़ जाता है। समांतर क्रम में कुल धारिता आपको अधिकतम मिलेगी। प्रश्न समझाएं, प्रश्न से, हाँ चाची प्रश्न अगर बता दे तो अच्छा रहता। प्रश्न समझाएं कि मान लीजिए दो संधारित्र हैं, मान लीजिए दो संधारित्र हैं C1 C2 और प्रत्येक संधारित्र की धारिता एक समान है 4 म्यू फैराड, तो कुल धारिता निकाल लीजिए C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा? 4 धन 4 कितना हो जाएगा? 8 म्यू फैराड। जितने संधारित्र उतनी गुना तुल्य धारिता हो जाएगा। दो संधारित्र, एक संधारित्र कितना था? 4, दो संधारित्र 4 दूनी 8, 2 गुना। 3 संधारित्र होंगे तो 3 गुना, 10 संधारित्र होंगे तो 10 गुना तुल्य धारिता हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं ये कह रहा हूं यहां से C1 C2 C3 C4 सब बराबर है, सब बराबर है, सब बराबर है, तो भैया C 2C 3C 10C 20C कितने? NC हो जाएगा। जो तुल्य धारिता आएगा असल में NC आएगा। यानी अगर संधारित्र समान धारिता वाले संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो कुल धारिता एक संधारित्र की धारिता का n गुना हो जाएगा, अधिकतम मान प्राप्त होगा। ये चीज है, n गुना बढ़ जाएगा कुल धारिता, कुल धारिता एक संधारित्र की धारिता से n गुना बढ़ जाएगा। यानी समांतर क्रम में धारिता बढ़ती है, अधिकतम धारिता प्राप्त होती है, ये चीज है, नोट कर लीजिए। ये कंडीशंस है, प्रश्न पूछ सकता है इसके लिए। श्रेणी क्रम में आपको क्या करना है भैया? श्रेणी क्रम में क्या होता है? एक संधारित्र की धारिता लेना, अब बटे कितने संधारित्र है डिवाइड कर देना। श्रेणी क्रम में एक संधारित्र की धारिता लेना, अगर बराबर है तो, अगर बराबर है तब। श्रेणी क्रम में कुल धारिता कैसे निकालोगे? एक संधारित्र की धारिता बटे कितने संधारित्र, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, मान कम प्राप्त होगा। समांतर क्रम में एक संधारित्र की धारिता गुणे कितने संधारित्र, गुणे कर देना, इसे भाग कर देना, इसे गुणे कर देना, बस हो गया, बता दें बाश। एक दो प्रश्न कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगे कि हाँ जी प्रश्न भी आप करवाते हैं कभी कभार। और ये प्रश्न कम दोनों कंबाइंड हो गए, यानी श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन दोनों का कंबाइंड रूप होगा, दोनों का प्रयोग आप कर पाएंगे, करेंगे, करना है आपको, ऐसा समझो आप।
प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखिए, प्रश्न लिखिए। बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है। लिपस्टिक भी लगाया हुआ, लिपस्टिक भी लगाया हुआ है। क्या है प्रश्न यहाँ पे? समान धारिता के, समान धारिता के, समान धारिता के तीन संधारित्र, समान धारिता के तीन संधारित्र दे दिया ना, देखिए यहां से समान धारिता के तीन संधारित्र यानी C1 C2 C3 सब बराबर है, C ही है। समान धारिता के तीन संधारित्र जब श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, जब श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनकी तुल्य धारिता, तो उनकी तुल्य धारिता C1 प्राप्त होती है। तीन संधारित्र हैं समान धारिता वाले और श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनकी तुल्य धारिता C1 प्राप्त होती है, ये कंडीशन बोला है। तथा इन्हीं तीन संधारित्रों को, समांतर धारिता वाले इन्हीं तीन संधारित्रों को जब समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो तुल्य धारिता, तो तुल्य धारिता C2 प्राप्त होती है। C1 बटे C2 का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न ने कहा है, ऐसा प्रश्न ने कहा है ना। तो ध्यान से पढ़िएगा, समान धारिता के तीन संधारित्र हैं, जब श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो तुल्य धारिता C1 प्राप्त होता है। तो पहला जो दिया है उसको पहले देखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता कैसे निकालते हैं? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C2 प्लस 1/C3। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम के लिए यही ना था, श्रेणी क्रम के लिए। और इसने बोल रखा भैया कि समान धारिता वाले हैं, समान धारिता में C1 C2 C3 सब C ही है, तो इनके एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? सेम के केस में सेम आएगा और 1 प्लस 1 यानी 3 आएगा। ये आ गया 1/C यानी C ऊपर जाएगा तो आ जाएगा C/3, C/3 आ गया है। सही है, सही है। वही तो हमने बताया था ना कि भैया अगर समान धारिता वाले संधारित्र हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो एक संध की धारिता बटे जितने संधारित्र। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं कि आप कितना है? CE बराबर C/3। और ये बोला है कि समान धारिता के तीन संधारित्र जब श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनकी तुल्य धारिता, ये तुल्य धारिता है ना, C1 है, ये बोला गया है। उनकी तुल्य धारिता C1 है, ये बोला गया है यहां पे। ठीक है, श्रेणी क्रम में जो जोड़े जाते तब। फिर इसने बोला है कि जब समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इसी चीज को, इन्हीं C1 C2 C3 को जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो बच्चों तुल्य धारिता क्या हो जाती है? C1 प्लस C2 प्लस C3। अब तीन धारिता बराबर है तो C प्लस C प्लस 3 यानी 3C हो जाएगा, 3C। तब समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो तुल्य धारिता C2 प्राप्त होती है, ये बोला गया है। समझ आ गया? तो C1/C2 का मान क्या कीजिए, कर लीजिए C1/C2, C1/C2 कर लीजिए, यहां से ऐसे C1/C2 कर लीजिए, खत्म, आंसर आ जाएगा आपका। सॉल्व कर लीजिए इसको। C1/C2 बराबर ऊपर है आपका C/3
और नीचे है गुणे 3 सी, सी मर गया, आपका आ गया C1 बटे C2 बराबर 1/3/9। ये है बच्चों C1 बटे C2 का अनुपात। ये क्या दिख रहा है? नीचे दिखना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ दिख रहा है ना? ये है अनुपात, ठीक है ना भैया। समान धारिता वाले हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं 3 संधारित्र, तो श्रेणी क्रम में समान धारिता का कैसे निकालते हैं? एक संधारित्र की धारिता बटे जितने संधारित्र, जो कि दिया है C1, श्रेणी क्रम के केस में C1 है तुल्य धारिता, और समांतर क्रम में इन्हीं को जोड़ा गया है, तो समांतर क्रम में n गुना हो जाता है, यानी 3 गुना हो गया, जो कि दिया है C2। इसका अनुपात C1 बटे C2 का अनुपात, बस इसका बटे कर दीजिए, आ जाएगा आंसर 1/9 अनुपात है। अच्छा प्रश्न है ना? एक प्रश्न और है, मस्त, एक प्रश्न और है, एक प्रश्न और है, एक प्रश्न और है। 3 समान संधारित्र हैं, वही समान धारिता वाले संधारित्र, 3 समान संधारित्र हैं, धारिता नहीं बोला है लेकिन आपको थोड़ा समझ जाना है, 3 समान संधारित्र यानी क्या? 3 समान धारिता वाले संधारित्र है। आगे लिखा भी है, प्रत्येक की धारिता, प्रत्येक की धारिता 3 म्यू फैरड है। दे दिया है भाई, C1 C2 C3 सबकी धारिता 3 म्यू फैरड, 3 म्यू फैरड, 3 म्यू फैरड है। इनके संयोजन से प्राप्त, इनके संयोजन से प्राप्त अधिकतम धारिता, अधिकतम धारिता एवं न्यूनतम धारिता, एवं न्यूनतम धारिता की गणना कीजिए, कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, प्रयास कीजिए, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, कितना हो सकता है प्रयास कीजिएगा। प्रयास कीजिए एक बार, कितना हो सकता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्या बोला है समझ में आ जाएगा आपको करना क्या है। प्रश्न को बस ध्यान से पढ़ लीजिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको करना क्या है। तीन समान संधारित्र है, प्रत्येक की धारिता 3 म्यू फैरड है ना? हल भाई, तीन क्या C1 C2 C3 सबकी धारिता 3 म्यू फैरड है, यानी C1 भी 3 म्यू फैरड है, C2 भी 3 म्यू फैरड, C3 भी 3 म्यू फैरड है। इनके संयोजन से प्राप्त अधिकतम धारिता तथा न्यूनतम धारिता की गणना कीजिए। अधिकतम धारिता कहां लिखा था? समांतर क्रम संयोजन में n गुना, क्लियर दे दिया, ये समांतर की बात पूछ रहा है यहाँ पे, समांतर, यहां से लिख दो ना ऐसे, अधिकतम धारिता निकालना है ना, अधिकतम धारिता आपको निकालना, निकाल लीजिए, अधिकतम धारिता निकाल लीजिए। अधिकतम धारिता कहां से प्राप्त होता है? ध्यान रखिएगा हमेशा, अधिकतम धारिता बच्चों समांतर क्रम संयोजन से प्राप्त होता है। याद आया? NC, अगर प्रत्येक की धारिता समान है तो ये हो गया प्रत्येक की धारिता, और जितने संधारित्र हैं उसका n गुना होता है कुल धारिता समांतर क्रम संयोजन में, यानी प्रत्येक की धारिता से n गुना ज्यादा होता है कुल धारिता, अधिकतम मान प्राप्त होगा आपको। CE बराबर n कितना है? टोटल तीन संधारित्र है और प्रत्येक की धारिता है 3 म्यू फैरड की, कितना आ जाएगा? 3 का 9 म्यू फैरड, ये हो गया अधिकतम धारिता। अब पूछ रहे आपसे कि अगर यही पूरा केस है
यही तीनों संधारित्र है, यही इनकी धारिताएं हैं। और अगर मुझे न्यूनतम धारिता प्राप्त करना हो तो, अगर मुझे न्यूनतम धारिता प्राप्त करना हो तो, न्यूनतम धारिता यानी श्रेणी क्रम संयोजन, मुझे न्यूनतम धारिता श्रेणी क्रम संयोजन से मिलेगा। न्यूनतम धारिता श्रेणी क्रम संयोजन से मिलेगा। कैसे कैसे कैसे? प्रत्येक संधारित्र की धारिता बटे जितने संधारित्र, है ना, प्रत्येक संधारित्र की धारिता बटे जितने संधारित्र हैं। तो कितना है प्रत्येक संधारित्र की धारिता? 3 म्यू फैरेड। अब बटे कितने संधारित्र हैं? 3। आ गया आपका 1 म्यू फैरेड। ये आ गया आपका 1 म्यू फैरेड। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हालांकि बताया भी गया है कि समांतर के केस में धारिता का मान बढ़ जाता है, अधिकतम धारिता प्राप्त होता है। श्रेणी क्रम में धारिता का मान उतने गुना, जितने संधारित्र उतने गुना कम हो जाता है, न्यूनतम धारिता प्राप्त होती है। हमने बताया था ना कि भाई संधारित्रों के संयोजन हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि किसी संधारित्र की धारिता को बढ़ा या कम किया जा सकता है संयोजन के द्वारा। ये नोट कर लीजिए। अब एक आखिरी चीज और बता देते हैं, ऊर्जा की बात कर लेते हैं कि भैया समांतर क्रम संयोजन या श्रेणी क्रम संयोजन में जो संचित ऊर्जा है उसके मान में बदलाव आता है या नहीं आता है? बढ़ता है कम, बढ़ता है अथवा कम होता है, क्या होता है? लेक्चर नंबर 7 में पढ़ा था ना संचित ऊर्जा। तो संयोजन में संचित ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या होता है? ये छोटा सा 5 मिनट में हो जाएगा, बस हो गया। फिर इस अध्याय से मेरे ख्याल से मेरी ओर से खत्म। क्या पूछा हमने? संयोजन में संचित ऊर्जा, संयोजन में संचित ऊर्जा, ये अपना टॉपिक है। अब पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन क्या आया था? श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता 1/CE बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जनरल केस ले लेते 3, है ना। आप इसमें n होगा तो n कर देंगे, 2 होगा 2 कर देंगे। जनरल केस ले लेते जिससे अपना पूरा काम बन जाए। और मैं संचित ऊर्जा का मान निकालने वाला हूं। अच्छा, संचित ऊर्जा यानी कैपिटल U बराबर, याद कीजिए, Q²/2C आया था हमारा डेरिवेशन, है ना। क्या होता है कि संधारित्रों को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, वही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कितना? Q²/2C। यही है बच्चों इक्विवेलेंट, तुल्य धारिता है। तो ध्यान देखिए, इसका मान हम रख देते हैं। ऊपर है Q², नीचे है 2, ऊपर की 1/C। ये असल में नहीं है, ये 1/C नहीं है। अरे Q² बन जा Q², 2C, तो हमको मिल गया 1/C। ये चीज चाहिए हमको। तो 1/C का मान मैं ये रख सकता हूं, क्या? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसको अंदर भेजे तो देखते हैं क्या होता है। इसको अंदर भेजते हैं, प्रत्येक पूरा हो जाएगा। Q²/2C1, फिर Q²/2C2, फिर Q²/2C3। ये आया है। क्या इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे? U बराबर Q²/2C1, यही था ना ऊर्जा, Q²/2C था, ऊर्जा था। तो Q²/2C1 को मैं लिख सकता हूँ ना U1, पहले संधारित्र की ऊर्जा। Q² आवेश का मान एक समान था, श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान एक समान था, धारिता अलग थी। C1 केस में U1 प्लस Q²/2C2 यानी U2, और Q²/2C3 यानी U3। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता कम आती है, लेकिन ऊर्जा प्रत्येक संधारित्र की ऊर्जा के योगफल के बराबर ही आता है। श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। ऊर्जा ओवरऑल तीनों संधारित्रों के योगफल के बराबर ही आता है, यानी ऊर्जा बढ़ती ही है।
तुल्य ऊर्जा इसे कह सकते हैं, कुल ऊर्जा। समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा की बात करें तो इसमें हम इसका प्रयोग करेंगे। U बराबर क्या था चार्ज, क्या था CV स्क्वायर बटे 2 था क्या, यही था ना। इसको हमने कह दिया इक्विवेलेंट। अब बोलेंगे चार्ज आपने इसमें ये लिया है, इसमें ये ले रहे हैं, ऐसा भेदभाव का एक, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश समान था आधार तो था ही, समांतर क्रम में विभवांतर समान था आधार तो चाहिए, तो हम व्यंजक निकाले हैं, है ना। तो जिसमें जो समान है वो तो लेना ही है। आधारिता के लिए तो बात ही चल रही है, पूरी कहानी धारिता से ही तो आधारित है वो, है ना। इसलिए इसको अपन लेकर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। समांतर क्रम संयोजन की तुल्यधारिता Ce बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। और ऊर्जा की बात करूं तो ऊर्जा बराबर आपका आएगा Ce V स्क्वायर बटा 2। सही है, सही है, सही है। अच्छा, Ce का मान मैं रख सकता हूं क्या, क्या सही है? एक बार चेक कर लेता हूं, मुझे शायद भूल गया है। अरे नहीं, सही सही, ये हाफ क्या CV स्क्वायर बटे 2 सही है, ये मेरे चेक करना था। सही है, एकदम सही है। क्या मैं Ce की जगह ऊपर यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख सकता हूँ? भैया Ce का मान रख दिया मैंने C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या गुनाह किया मैंने? इसका मान अंदर भेज दो, यानी इसको अंदर गुणा कर दो, क्या हो जाएगा आपका C1 V स्क्वायर बटे 2 फिर प्लस C2 V स्क्वायर बटे 2 प्लस C3 V स्क्वायर बटे 2। फिर यही तो है ना, CV स्क्वायर बटे 2, CV स्क्वायर बटे 2। यानी इसको लिख सकता हूं ना, पहले संधारित्र की ऊर्जा प्लस दूसरे संधारित्र की ऊर्जा प्लस तीसरे संधारित्र की ऊर्जा। तो तुलना कर लीजिए आप, यहां भी वही चीज आ रहा है जो श्रेणी क्रम संयोजन में था, क्या कि समांतर क्रम संयोजन में संचित कुल ऊर्जा प्रत्येक संधारित्र की ऊर्जा के योगफल के बराबर होता। यानी श्रेणी क्रम संयोजन हो अथवा समांतर क्रम संयोजन हो, कुल ऊर्जा प्रत्येक संधारित्र की ऊर्जा के योगफल के बराबर ही होता है। धारिता श्रेणी क्रम में कम हो जाती है, धारिता समांतर क्रम में बढ़ जाती है, लेकिन ऊर्जा प्रत्येक संधारित्र के योगफल के बराबर ही आता है। तो इस प्रकार बच्चों मेरी ओर से अध्याय 2 वैद्युत विभव धारिता खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो आएगा अगले अध्याय से होगा विद्युत धारा। जय श्री राम।